फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं हान फैंग गरम गरम खाना खाता हुआ सोच रहा था कि अभी तक के किए गए एक्सपेरिमेंट से उसे दो चीजों का पता चला था। पहला कि मीट को लगातार बड़ा नहीं किया जा सकता, पर उल्टा बिल्कुल सोयाबीन की तरह ही इसे बार बार रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी वो सोयाबीन का आधा टुकड़ा इसके साथ जोड़कर बार बार मीट को बना सकता था और आगे से वो जब भी सोयाबीन को उगाएगा वो उसके आधे टुकड़े का इस्तेमाल कर उनसे धीरे धीरे और भी बीन्स को उगा लेगा और इकट्ठा हुई सोयाबीन से सिर्फ आधी को ही खाएगा और बिल्कुल सोयाबीन की तरह वो मीट को भी उगाएगा और फिर उन्हें जोड़कर बड़ा कर लेगा। क्योंकि मीट के एक बड़े टुकड़े को उगाने के लिए कुछ सोयाबीन्स और आधे मीट के टुकड़े का इस्तेमाल होता था, जिससे उससे ज्यादा मीट वापस मिल जाता था। और ऐसे ही फिर लगातार करने के बाद उससे भविष्य में कभी भी खाने की चिंता तो नहीं होगी। और यहाँ टेलीविजन में बताया जा रहा था कि आज 2 अगस्त ने इस तूफान को चालू हुए 19वां दिन हो गया था और न्यूज रिपोर्टर इस वक्त आया था एक आइलैंड पर जहाँ पर तूफान बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा था और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर भी -42 डिग्री के आसपास था और पूरा का पूरा आइलैंड ही गहरी बर्फ से ढक चुका था। और जितना ठंडा ये टेम्परेचर चल रहा था उससे पूरा का पूरा ओशियन भी काफी तेजी से बर्फ बन चुका था। और इस तरह चलता रहा तो जल्द ही इंसानियत के बहुत बुरे हाल होने वाले थे। और इस न्यूज को देखता हान फैंग भी कह रहा था कि एक्चुअली में सिचुएशन उससे भी ज्यादा बुरी थी जितना ये मीडिया वाले उन्हें बता रहे थे कि तभी अचानक ही एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और हान फैंग भी अपने आप को संभाल कर बाहर की तरफ देखता है कि सामने एक एक्सप्लोजन हुआ था, जो चीज अभी से ही नहीं न जाने काफी दिनों से हो रही थी। और हान फैंग भी इस बात के बारे में उत्सुक था कि सच में आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है कि तभी आसमान में देखकर उसे दिखाई देता है काफी सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे, जिससे अंदाजा तो हो रहा था कि बाहर कुछ अलग ही मामला पानी चल रहा था। और यहाँ पर नीचे बेसमेंट कार पार्क में हम देखते हैं सभी इकट्ठा हुए ओनर्स को जो कि आपस में फूड सप्लाईज के लिए लड़ने लगे थे। कुछ का तो अपने सप्लाईज देकर घाटा हो गया था और कुछ इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे। और यहाँ वैसे ही वहाँ पर कुछ बंदे लड़ रहे थे कि यहाँ पर ग्रुप चैट में बताया गया था सभी ओनर्स को आकर कुछ फ्री के सप्लाईज लेकर जाने के लिए एंड वही लेने के लिए वो वहाँ पर आए थे कि वहाँ पर जियांग भी सप्लाईज लेकर आ जाता है। और हान फैंग भी देखना चाहता है कि बाहर चल क्या रहा है, इसलिए वो भी बेसमेंट के कार पार्क पे आ जाता है एंड पाता है कि यहाँ पर सच में ही काफी ज्यादा ठंड थी और अगर उसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी होती तो वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। और वो अपने पास को याद करता है कि उसकी पिछली जिंदगी में इस नेबरहुड में ही एक बहुत बड़ी लड़ाई चालू हुई थी और अगर वो बिल्कुल सही है तो ये लड़ाई पक्का इन्हीं लोगों के बीच में हुई थी। पर इस बार काफी अजीब चीज थी कि यहाँ पर जियांग सच में सप्लाईज को बांट रहा था एंड इसी सिचुएशन का पूरा पता लगाने के लिए हान फैंग ये मामला खुद से देखने आया था एंड वहाँ पर सच में बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी एंड वो इधर उधर देख रहा था कि सच में काफी लोगों का ही खाना अभी से ही कम पड़ चुका था। और वहीं वो अपने सामने देखता है लाइन पे सबसे पहले लगा सप्लाईज ले रहा बंदा जियांग को बता रहा था कि पहले उसने जब सप्लाईज दिए थे उसने उन्हें काफी सारे बड़े बॉक्सेस दिए थे, पर सप्लाईज बांटने के टाइम पर वो उसे ही इतना कम खाना दे रहे थे, जिस पर जियांग भी बताता है कि वो सभी को ही बराबर खाना बांट रहे हैं एंड गुस्से में वो आदमी अपने सारे डोनेट किए के सप्लाईज मांगने लगता है, जिससे जियांग वापस देने से साफ साफ ही इनकार कर देता है। ये बताकर कि डिजास्टर अभी भी चल रहा है तो वो एक ही व्यक्ति को ज्यादा खाना नहीं दे सकता, पर जब डिजास्टर खत्म हो जाएगा तो वो उससे इन सभी सामान के दुगने पैसे दे देगा। पर वो आदमी बताता है कि कौन जाने कि डिजास्टर कब खत्म होगा, तो उसे बस अपने दिए गए रिसोर्सेज वापस चाहिए थे। कि पीछे खड़े बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो उस आदमी को उसके पैसे दे देंगे, तो अब उसे चुपचाप अपना मुंह बंद कर अपने हिस्से का सामान लेकर यहाँ से दफा होना चाहिए। और सभी लोग ही अब उस एक आदमी पर दोष देने लगते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा डिजास्टर चल रहा था और वो आदमी अपना दिया गया सामान भी वापस मांग रहा था और बाकियों के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। और हान फैंग भी यह नजारा देखता सोच रहा था कि बेशक ऐसी सिचुएशन में कोई भी तुमसे लिया गया सामान वापस नहीं देगा, पर यहाँ पर ये आदमी कमीना नहीं था बल्कि बाकी लोग थे जिन्होंने ना ही कुछ खाना डोनेट किया था, पर फिर भी इनमें इतनी हिम्मत थी उस बंदे को दोष देने की कि तभी पास ही मौजूद ब्रतली भी बताता है कि ये लोग सच में कितने हरामी हैं। और जब वो हान फैंग को हाई करता है तो हान फैंग देख ही पाता है कि ब्रतली तो पहले से बहुत ही कमजोर पड़ गया था, पर फिर भी वो उससे उसका हाल पूछता है कि क्या आखिर ब्रतली ठीक तो है ना, जिस पर वो भी ठीक ही बताता है, पर उसका शरीर बहुत ही कमजोर पड़ गया था और काफी ज्यादा कांप भी रहा था, जिससे हान फैंग जान ही गया था कि ब्रतली इस वक्त ठीक तो बिल्कुल नहीं है। जिस पर ब्रतली बताता है कि वो थोड़े टाइम से सिर्फ पानी पीकर ही अपनी भूख को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कोशिश भी नाकामयाब थी। और हान फैंग पूछता है कि क्या ब्रदरली का खाना खत्म हो गया था, जिस पर वो बताता है कि उसने नेबर्स की मदद करने के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा खाना कमीट को डोनेट कर दिया था और अंततः उस लोते का ही खाना सबसे पहले खत्म हो गया और अब कमीट उन्हें उनके हिस्से का ज्यादा खाना दे भी नहीं रही। और वो बता रहा था कि अगर उसे पहले पता होता कि ये कमीट के लोग ऐसा करेंगे तो वो उन्हें अपने रिसोर्सेज देता ही नहीं। कि तभी हान फैंग को एक आइडिया आता है और वो चुपके से ब्रदरली से एक मदद मांगता है, जो अगर ब्रदरली कर देगा तो उससे पूरे 4 पैक इंस्टेंट नूडल्स और 2 सॉसेजेस दे देगा। जो बात से ब्रदरली भी हैरान था कि हान फैंग सच में इतने छोटे से काम के लिए उसे खाना दे रहा था, जिस बात से उसे लगता है कि हान फैंग यहाँ पर बस उसे खाना देने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। और एकदम इमोशनल होकर वो बताता है कि वो हान फैंग का ये एहसान कभी भी नहीं भूलेगा एंड उसे पकड़ कर वो बताता है कि ये छोटे मोटे काम हान फैंग उस पर छोड़ सकता था और वो भी ब्रदरली को शुक्रिया करता, उसे बाद में उसके घर में आकर खाना ले जाने को कहता है। पर उससे पहले ब्रदरली
मेट की लाइन में लग जाता है ताकि यहाँ से भी वो अपने रिसोर्सेज का हिस्सा कलेक्ट कर पाए। और हान फेंग भी खुशी से सोच रहा था बस कुछ इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स और सॉस जिससे मैं ये काम को संभाल सकता हूँ और अब भविष्य में मुझे खुद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आना पड़ेगा। बल मुझे ब्रतन के लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आराम से अपने घर पर लेट कर बस मजे करना और साथ में अच्छी अच्छी गेम्स खेलना। कि तभी वहाँ पर हान फेंग को एक आवाज आती है और जब वो उस आवाज की तरफ मुड़कर देखता है कि वहाँ पर ह्योना भागती उसकी तरफ आई थी और वो उसकी गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारती है, जिससे हान फेंग तो एकदम सुन हो गया था। और ह्योना उसे बताती है कि हान फेंग ने सच में उसे डिसअपॉइंट कर दिया था। और अब हान फेंग को वो जोर का थप्पड़ मारने के बाद वो उस पर चिल्ला रही थी कि आखिर हान फेंग इतने टाइम से उसके मैसेजेस के जवाब क्यों नहीं दे रहा था। और यहाँ पर थप्पड़ खाने के बाद हान फेंग कुछ सदमे में चला गया था। क्या अभी इसने मुझे चांटा मारने की हिम्मत की? मैंने अभी तक इससे अपना पिछला बदला पूरा नहीं किया है जो इसने मुझे धोखा देकर मरवा दिया था और इसने आज पर से मुझे बिना वजह थप्पड़ मारा। लगता है कि इसे सच में लगता है कि मुझे बुली करना काफी आसान है। एंड शायद अब उसने फैसला ले लिया था ह्योना से धीरे धीरे बदला लेने की शुरुआत करने का। और वो हान फेंग को आवाज लगाती पूछ रही थी कि क्या हान फेंग बहरा आ चुका है। जब वो उसकी कोई भी बातों का रिप्लाई नहीं दे रहा कि तभी उससे हान फेंग माफी मांगता बताता है कि एक्चुअली में उसकी सिचुएशन बहुत ही बुरी हो चुकी है क्योंकि उसका खाना चोरी हो गया था। एंड वो बताता है कि जब वो ह्योना के रिसोर्सेज लेकर आ रहा था तो वो ताला लगाने की चाबियां भूल गया था, इसलिए दरवाजे के बाहर रिसोर्सेज को रखकर वो अंदर चाबियां लेने गया था। पर जब तक वो बाहर वापस आया सारा सामान गायब हो गया था। एंड उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की पर उसे कोई भी नहीं मिला। और ये बात को सुनकर घबरा कर ह्योना पूछती है कि अगर उसके इतने रिसोर्सेज चोरी हो गए थे तो क्या हान फेंग के पास कुछ भी और सामान बचा था? जिस बात पर वो हाँ करता बताता है कि उसके पास कुछ सामान तो बचा था जिससे अगर वो ध्यान से खाए वो कुछ दिन तो टिक पाएगा। जो बात सुनकर ह्योना एकदम ही खुश होती है कि शुक्र है कि हान फेंग के पास कुछ तो सामान बचा था। पर अगले ही पल वो बताती है कि अगर उसके पास थोड़ा सामान बचा ही था तो हान फेंग को वो सामान उसके साथ आधा आधा बांट देना चाहिए और अगले 2 दिन तक हान फेंग को दिन में सिर्फ एक एक बार ही खाना खाना चाहिए ताकि इस तरह से वो दोनों साथ में इस डिजास्टर को पार कर पाए। और उसकी इन बातों से हान फेंग जान नहीं पा रहा था कि ये लड़की कितनी ही बेशर्मखोर थी जो किसी से इस तरह खाना मांगने की हिम्मत रखती थी। क्योंकि आखिरकार हान फेंग उसके लिए बस एक टूल जो था। एंड फिर हान फेंग भी उसकी बातों पर मानता बताता है कि क्योंकि उसने ह्योना से वादा किया था तो फिर वो उससे अपने खाने को आता तब बांटेगा। जो सुनकर ह्योना एकदम खुश आ जाती है और उसे शुक्रिया कर अभी अभी जाकर वो खाना लाने को कहती है। और हान फेंग बताता है कि वो ये काम रात में करेगा और पैकेजिंग शुरू करने से पहले वो ह्योना को मैसेज भेज देगा। एंड वो भी जाती हुई बताती है कि वो हान फेंग के मैसेज का वेट करेगी। एंड फिलहाल के लिए वो जा रही है और हान फेंग को भी यहाँ से घर जाना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी तो उन्हें बुखार वगैरह हो सकता था। जिस बात से एग्री करता हुआ वो भी बताता है ठीक है ह्योना बस अपना ध्यान रखना और रात को मेरा इंतजार करो। और फिर रात के वक्त तूफान और भी ज्यादा तेज हो गया था और ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि यहाँ पर ह्योना हान फेंग को देर से मैसेज भेज रही थी कि वो हान फेंग की लॉबी में वेट कर रही है क्योंकि वो इतने टाइम से उसे मैसेजेस तो भेज रही थी पर वो उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। एंड वो बस एकदम चिड़ी हुई लॉबी में वेट कर रही थी कि ना ही हान फेंग उसे कॉल कर रहा था और ना ही मैसेजेस। और उसे थोड़ा घबराहट हो रही थी कि क्या हान फेंग उसे खाना देने से खिलाफ तो नहीं हो जाएगा। और ऊपर से लिफ्ट ने भी काम करना बंद कर दिया था क्योंकि लाइट्स वगैरह चली गई थी और अब उसके पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के अलावा। एंड फिर वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और जाते वक्त वो सिर्फ हान फेंग को गालियां दे रही थी कि अगर सिर्फ रिसोर्सेज का पंखा नहीं होता तो वो उससे बात तक भी नहीं करती। एंड ऊपर से उसका खाना काफी टाइम पहले खत्म हो गया था तो कुछ दिनों से उसने कुछ भी खाया तक भी नहीं था, इसलिए एकदम इतने दिनों से भूखे पेट उससे सीढ़ियां भी नहीं चली जा रही थी। एंड वो हान फेंग के घर के करीब पहुंच गई थी कि अचानक ही वहाँ की इमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो जाती है और अब उसे आगे का कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पर उसे आवाज आ रही थी कि उसकी तरफ कुछ काफी तेजी से आ रहा था। एंड जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो वो उसकी तरफ गिर रहे एक बड़े से काले लिफाफे को देख पाती है जो सीधा जाकर उसके ऊपर गिर जाता है। और अगले पल वहाँ पर लाइट्स भी आ गई थी और वहाँ पर हान फेंग भी आ गया था जो एकदम गंदी ह्योना को देखकर बताता है कि एक्चुअली वो घर जाकर सो गया था। तो जब उसने उठकर ह्योना के मैसेजेस देखे वो रिसोर्सेज लेकर भागा भागा नीचे की तरफ आ रहा था और उसे लगा नहीं था कि लाइट शक्ति में बंद हो जाएगी, जिस वजह से गलती से ये कूड़े का लिफाफा नीचे ह्योना की तरफ गिर गया। एंड अब वो गुस्से में हान फेंग पर चिल्लाने लगी थी कि क्या वो एक सुअर था जिसे एक काम ढंग से नहीं होता था और ऊपर से उसने उसके ऊपर इतना कूड़ा फेंक दिया जिसे एकदम ही उसे चिढ़ आ रही थी। और उसे इन हालात में देखता हुआ हान फेंग तो एकदम खुश हो रहा था क्योंकि ये चीज उसने स्पेशली उसके लिए तैयार की थी। और फिर वो उसकी तरफ अपने बचे कुछ रिसोर्सेज करता है जैसे जब ह्योना खोलकर देखती है तो उसमें आधे से ज्यादा खाना तो पहले ही गल चुका था जो कि बिल्कुल कचरे की तरह लग रहा था। और हान फेंग बताता है कि उसके पास काफी कम खाना बचा था तो उसे बिल्कुल ध्यान से चीजें खानी पड़ रही थी और यही
यही वो कुछ खाना था जो उसके पास बचा था। और ह्योना बताती है कि इतना गंदा खाना तो खाया तक भी नहीं जा सकता। जो सुनकर हान फेंग बताता है कि अगर ह्योना को ये नहीं चाहिए तो वो उसे ये वापस दे सकती है, जिससे उसकी खुद के दिन तो निकल जाएंगे। पर वो वापस ना करते हुए वो बताती है कि भले ये बात सच हो कि ये खाना खाने लायक नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे वेस्ट करने वाली थी। और यहाँ पर हान फेंग ह्योना को इस बुरी हालात में देखता सोच रहा था कि क्या सच में यही वो हूर की परी थी जिसे पटाने के लिए उसने अपने इतने सालों को बर्बाद किया था कि फिर वो उससे वो नमक का ताला भी पकड़ लेती है जो गलती से पहले हान फेंग ने उसके ऊपर गिरा दिया था। और अब वो सामान को छानती हुई देखने लगती है कि कौन सी चीजें खाने लायक थी और कौन सी नहीं। एंड फिर उस सामान को लिए वो वहां से जाने लगती है। और हान फेंग देखता सोच रहा था कि इतने गंद खाने से भी ह्योना कुछ दिन तक तो जी पाएगी, और ऊपर से उसने उसे गंदा कर दिया था। पर वो इस मौसम में नहा भी नहीं सकती, यानी उसका फेंका गया वो नमक उसके ऊपर ही पड़ा रहेगा। कि तभी हान फेंग वहां से अपने कमरे की तरफ जाते नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा था। एंड पहले वो उसे नोटिस करता 2 पलों के लिए रुकता तो है, पर फिर चुपचाप वापस आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जब उसका पीछा कर रहा व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे आता है कि सीधा अंदर से वापस बाहर निकलता हान फेंग उस व्यक्ति को पकड़कर नीचे गिरा देता है। और वो उस पर मुक्के बरसाने वाला था कि वह रुक जाता है ये देखकर कि उसका पीछा कर रही तो एक छोटी सी लड़की थी जो न जाने अब उससे छोटी थी या फिर उसकी ही उम्र की एक लोली। और अब उस लड़की को पकड़ा हुआ हान फेंग पूछता है कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रही थी और क्या उसे कुछ चाहिए था या फिर वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही थी। पर वो लड़की हान फेंग की बातों का कोई भी जवाब ना दिए बस उसकी ओर सीधा घूरी जा रही थी, जिससे हान फेंग को लगता है कि शायद उसे धमका कर देखना चाहिए। और फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर उस लड़की ने उसका जवाब नहीं दिया तो वो अभी के अभी उसके सभी कपड़े फाड़ देगा। पर वो लड़की तो अभी भी बस चुपचाप सीधा उसकी तरफ ही घूर रही थी, जिस बात से परेशान होकर हान फेंग भी उसके ऊपर से उठता जाने लगता बताता है कि वो इस बार के लिए उसे माफ करा है तो वो लड़की चुपचाप यहाँ से घर चली जाए और दूसरों पर ये शरारती प्रैंक्स करना बंद करे। कि तभी वो लड़की हान फेंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से जाने से रोकने लगती है। पर अभी भी वो कुछ भी नहीं कर रही थी और बस चुपचाप हान फेंग की तरफ घूरी जा रही थी। कि हान फेंग के वहाँ से जाने की धमकी देने पर वो लड़की उसे इशारा करती उसका पीछा कर उसके साथ आने को कहती है। और अब हान फेंग भी चुपचाप उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसके घर का दरवाजा खोलकर वो पाता है कि उस लड़की ने तो वहाँ पर ढेर सा सामान इकट्ठा कर रखा था। जिस बात से शो को हान फेंग पूछता है कि क्या उस लड़की को भी पहले से पता था कि ये स्नो डिजास्टर आने वाला है, जिस पर वो भी यहाँ का इशारा करती कुछ शब्द बताती है जो थी कैलकुलेशन के रिजल्ट से पता चला था फिर से आने वाली आइसेंस के बारे में। एंड वो बताती है कि उसने तो ग्रुप चैट में भी मैसेज किया था, जिससे हान फेंग समझ गया था कि ये वही लड़की थी जो ग्रुप में पहले से ही सभी को इस डिजास्टर के बारे में बता रही थी और जिससे हान फेंग सुरक्षित रहने की बात कर रहा था। और हान फेंग उससे पूछता है कि क्या उस लड़की ने उसे घर पर इसी डिजास्टर के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। कि वो उसे इशारा कर फिर से उसे सामने मॉनिटर्स की तरफ देखने को कहती है। एंड हान फेंग पाता है अपनी ही इस डिजास्टर की पहले की फुटेज को जब वो सामान को इकट्ठा कर रहा था और उस लड़के के पास हान फेंग की हर एक तरह की सप्लाईज इकट्ठा करने की फुटेज थी, जिससे हैरान होकर हान फेंग पूछता है कि क्या वो लड़की इतना टाइम से उस पर नजर रखी थी। और वो भी इस बात पर हाँ करती अपने कपड़े उतारने लगती है, जिस बात से एकदम शौक हुआ हान फेंग भी उससे पूछता है कि आखिर उस लड़की को अचानक कौन सा ठरक चढ़ गया जो वो अचानक ही कपड़े उतारने लगी थी। पर वो लड़की बताती है कि अंदर काफी हीटर्स लग रखे थे तो अंदर काफी गर्मी थी। पर हान फेंग उसे बताता है कि गर्मी हो या फिर नहीं, पर उसे अपने पूरे कपड़े नहीं उतारने चाहिए। और अब हान फेंग भी उस लड़की के साथ सोफे पर बैठ जाता है। और अभी तक उस लड़की से उसे पता चला था कि उस लड़की को हान फेंग पर शक हुआ था और उसके रिसोर्सेज इकट्ठा करने पर, इसलिए वो काफी टाइम से उस पर नजर रखी थी। और उस पर नजर रखने की वजह ये थी कि वो जानना चाहती थी कि क्या हान फेंग उसके साथ में काम करेगा। और हान फेंग उससे पूछता है कि आखिर साथ में काम करने से उस लड़की का क्या मतलब था। कि तभी वो लड़की अचानक ही उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके सेंटर की तरफ बढ़ने लगती है। और ऊपर से उसने कपड़े भी बहुत कम डाल रखे थे, जिससे हान फेंग शौक हुआ पूछ रहा था कि क्या वो लड़की उसे कोई इन्विटेशन दे रही थी। पर आगे वो हान फेंग के सामने रखे गए जनरेटर पर हाथ रखकर बताती है कि वो चाहती थी कि हान फेंग उसे सिखाए कि आखिर एक जनरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और फिर टाइम बाद हान फेंग भी उसे सिखाने लगा था कि आखिर एक जनरेटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और उसे अच्छे से पूरा समझाने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या उस लड़की को बस इतना ही काम था या फिर उसे कुछ और भी जानना था। जिस बात पर वो लड़की हाँ करती अब दूसरी तरफ इशारा करती है। और अब हान फेंग की मशीन से गर्म पानी कैसे किया जाता है और काम करने के बाद उसे कैसे बंद करना है। एंड अगला वो उसे सिखाने लगता है कि आखिर आगे फ्रिज का इस्तेमाल कैसे करना है। एंड फिर अगला वो उसे सिखाता है कि आखिर उसे गैस को कब ऑन करना है और कब उसे बंद करना है। एंड अगला वो उसे सिखाने लगता है कि कैसे उसे गैस पर खाना बनाना है और पूरी कोशिश करनी है खाने को ना जलाने की। एंड अब हान फेंग ने उस लड़की के लिए स्वादिष्ट खाना रेडी भी कर दिया था। एंड वो उसे वो गरम गरम ही खाने को कहता है क्योंकि ठंडा खाना स्वादिष्ट नहीं होता। कि तभी वो एक बात रियलाइज करता चिल्लाता है, 1 मिनट, मैं आखिर एक फुल टाइम नैनी की बन गया हूँ। आखिर इस लड़की को कैसे इतने छोटे मोटे काम भी करने नहीं आते। जो बातें सुनकर वो लड़की वापस से हान फेंग की तरफ घूरने लगती है, जो देख हान फेंग बताता है कि वो बस मजाक कर रहा था और उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अब इतनी चीजें उसे सिखाकर हान फेंग बहुत ही ज्यादा थक गया था। एंड वो उसे बताने वाला था कि वो खाना खाने के बाद वापस जा रहा है कि वो देखता है कि वो लड़की तो खाना खाती खाती ही सो गई थी, जो बात सच में बहुत ही अजीब थी। एंड फिर वो उसे
सोफा पर अच्छे से लिटाकर उसे चादर वगैरह से ढक कर वहाँ से जाने लगता है। और उसे आज थोड़ा बहुत पता चल रहा था कि अगर उसका कोई बच्चा होता तो उसका भी उसे ऐसे ही ध्यान रखना पड़ जाता। कि फिर अगले दिन की सुबह फिर से ठंड में हान फेंग के दरवाजे के बाहर फिर से वही लड़की खड़ी थी जो कि सुबह सुबह उससे मिलने आई थी। कि जब हान फेंग उसे देखने बाहर आता है तो वो उसके लिए गिफ्ट के तौर पर बहुत से टेप्स के डब्बे लेकर आई थी। कि फिर हान फेंग उससे पूछता है कि अब उस लड़की को कोई काम तो नहीं है ना, कि अपने 7 लाइन जनरेटर की तरफ इशारा करती वो आज फिर से चाहती थी कि हान फेंग वो उसे इस्तेमाल करना सिखाए। एंड अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाने पर हान फेंग ने एक बात पक्की की थी कि ये लड़की 100% एक बेवकूफ है जिसके पास सबसे बेसिक जनरल नॉलेज भी नहीं है कि किसके सामने क्या करना है और कब अपने कपड़े नहीं उतारने। पर वो फिर भी खुद से काम करना सीखना चाहती है, इसलिए वो रोज हान फेंग को अपने साथ अपने घर में ले जाती थी। एंड आज का जो उसने खाना बनाया था वो एकदम ही जल कर राख हो गया था। जो देखता हान फेंग बताता है कि नॉर्मल दिनों में एक कुत्ता भी इसे ना खाता, पर आज के टाइम पे तो लोग इससे भी खाने को रेडी हो जाएंगे। कि तभी हान फेंग को याद आता है कि इतने दिन हो गए थे उनको मिलते वक्त, पर उसने अभी तक उसका नाम नहीं पूछा था। पर जब वो नाम पूछता है तो वो लड़की बताती है मैं ट्रू आई ऑफ इविल किंग हूँ। जो बात सुनकर हान फेंग फैसला करता है कि वो ऐसे दिखावा करेगा कि जैसे उसने उससे कभी कुछ पूछा ही नहीं था। कि यहाँ बेसमेंट के कार पार्क में हम देखते हैं सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी और सभी लोग सप्लाईज को छीनने के लिए लड़ रहे थे।